साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग विजन आईएएस जो कोचिंग संस्था है, इनके द्वारा डेली करंट अफेयर्स के रूप में न्यूज टुडे शीर्षक से करंट अफेयर उपलब्ध कराया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग 24 अगस्त 2021 के न्यूज टुडे के तहत करंट अफेयर को देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इसमें पहला है कि अंतरिक्ष विभाग ने, तो ध्यान रखिए किस विभाग ने, अंतरिक्ष विभाग ने भुवन युक्त धारा के तहत नया पोर्टल जारी किया है। तो इसके बारे में बात करें तो यह जो भुवन युक्त धारा पोर्टल है, यह प्लेटफॉर्म विभिन्न राष्ट्रीय ग्रामीण विकास कार्यक्रमों जैसे कि मनरेगा, बूंद बूंद सिंचाई, पर ड्रॉप मोर क्रॉप प्रणाली और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना आदि के अंतर्गत सृजित की गई परिसंपत्तियों के भंडार तथा जियो टैग के रूप में कार्य करेगा। ज्ञातव्य है कि इसमें फील्ड फोटोग्राफी भी शामिल है। अब हम लोग ये भुवन युक्त धारा जो पोर्टल, इसके बारे में बात करें तो इसके अंतर्गत वर्तमान में जारी किए गए नए पोर्टल से सुदूर संवेदन, रिमोट सेंसिंग और भौगोलिक सूचना प्रणाली GIS आधारित सूचनाओं का उपयोग करते हुए नई मनरेगा परिसंपत्तियों की योजना बनाने में सुविधा प्राप्त होगी। इस प्रकार से युक्त धारा, ये जो पोर्टल है, युक्त धारा आधारित योजनाएं जमीनी स्तर के पदाधिकारियों द्वारा तैयार की जाएंगी तथा प्रासंगिकता और संसाधन आवंटन के लिए इसे उपयुक्त प्राधिकारियों द्वारा सत्यापित किया जाएगा। जियो टैगिंग क्या है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जियो टैगिंग का अर्थ एक छवि की भौगोलिक अवस्थिति, यदि छवि अर्थात जैसे कोई फोटो है उसकी भौगोलिक अवस्थिति का पता लगाने की प्रक्रिया है जियो टैगिंग। यह विभिन्न मीडिया जैसे फोटो या वीडियो में अक्षांश या देशांतर जैसी भौगोलिक पहचान के समावेशन की प्रक्रिया है। मतलब वह फोटो जो ली गई है या दिख रही है वो कहाँ की है एक्चुअल में। यह उपयोगकर्ताओं को किसी डिवाइस से विभिन्न प्रकार की स्थान विशिष्ट जानकारी को खोजने में मदद कर सकती है। जियो टैगिंग के लिए केंद्र सरकार भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अर्थात इसरो के हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर NRSC के सहयोग से कार्य करती है। NRSC एक सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म भुवन का उपयोग करता है और इसी भुवन के तहत ये जो पोर्टल युक्त धारा लाया गया है, इसी के तहत लाया गया। भुवन उपयोगकर्ताओं को पृथ्वी की सतह की 2D और 3D निरूपण से संबंधित जानकारी प्राप्त करने की अनुमति प्रदान करता है। ठीक है, ये जो भुवन है, ये जो प्लेटफॉर्म है, ये उपयोगकर्ताओं को पृथ्वी की सतह की 2D या 3D निरूपण संबंधी जानकारी प्राप्त करने की अनुमति प्रदान करता है। अब ये जो प्रक्रिया लाई गई है, इसका लाभ क्या होगा? तो इससे बेहतर निगरानी, योजनाओं में पारदर्शिता, रिसाव की जांच में सहायता, मतलब जो कमियां रह जाती हैं, जो लूपहोल होते हैं, उसकी जांच में सहायता और भविष्य के विकास कार्यों के लिए क्षेत्र का प्रभावी मानचित्रण होगा। इसमें कमियां क्या हैं? तो योजनाएं तकनीकी पर अत्यधिक निर्भर हो जाती हैं, जमीनी स्तर पर अनियमित इंटरनेट कनेक्शन तथा इस प्रक्रिया और इसके उपयोग में जटिलता के साथ साथ पर्याप्त सूचना प्रसार का अभाव प्रायः कार्यकर्ता या लाभार्थी को भ्रमित कर देता है। आगे चलते हैं। वित्त मंत्री ने 6 लाख करोड़ रुपए, तो अमाउंट याद रखिएगा, 6 लाख करोड़ रुपए की राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, जिसको शॉर्ट में NMP कहते हैं, इसका शुभारंभ किया गया है। ठीक है, तो इसके बारे में देखें। राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन NMP को नीति आयोग द्वारा, इसके द्वारा नीति आयोग द्वारा केंद्रीय बजट 2021-22 के तहत परिसंपत्ति मुद्रीकरण से संबद्ध अधिदेश के आधार पर विकसित किया गया है। इसके अंतर्गत स्थायी अवसंरचना के निर्माण के वित्तपोषण के लिए, यहाँ ध्यान रखिएगा, स्थायी अवसंरचना है, इसके निर्माण के वित्तपोषण के लिए वर्तमान में संचालनरत सार्वजनिक अवसंरचना परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण की पहचान एक प्रमुख साधन के रूप में की गई है। परिसंपत्ति मुद्रीकरण कार्यक्रम जो है, ये एसेट मोनेटाइजेशन प्रोग्राम, इसका रणनीतिक उद्देश्य निजी क्षेत्र की पूंजी और क्षमता का दोहन करके सार्वजनिक क्षेत्र की परिसंपत्ति में निवेश आकर्षित करना है। इसका बाद में आवर्धन ग्रीनफील्ड अवसंरचना के निर्माण के लिए लाभ उठाया जा सकता है। ठीक है, NMP आपका नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, ये वित्त वर्ष 2022 से वित्त वर्ष 2025 तक 4 वर्ष की अवधि के लिए संभावित परिसंपत्तियों पर निवेश, प्रदर्शन और डेटा की निगरानी तथा पर्यवेक्षण के लिए परिसंपत्ति के स्वामित्व धारक मंत्रालयों हेतु एक आधार रेखा निर्धारित करती है। तो याद रखिएगा, यह योजना कब से कब तक चलेगी? तो 2022 से 2025 तक, अर्थात 4 वर्षों की अवधि के लिए। अभी के लिए सरकार ने अवसंरचना क्षेत्र के मंत्रालयों और अवसंरचना क्षेत्रों में कार्यरत केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों
CPSE की परिसंपत्तियों को ही शामिल किया। तो ये महत्वपूर्ण है। अभी किस संपत्ति को शामिल किया गया है? तो अवसंरचना क्षेत्र के मंत्रालयों और अवसंरचना क्षेत्रों में कार्यरत केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, न कि सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को तो इसमें शामिल किया गया है। विनिवेश के माध्यम से, यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि विनिवेश के माध्यम से मुद्रीकरण और गैर प्रमुख परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण को इस नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन में शामिल नहीं किया गया है। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट है। किसको शामिल नहीं किया गया है? तो विनिवेश के माध्यम से, डिसइन्वेस्टमेंट के माध्यम से मुद्रीकरण और गैर प्रमुख परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण को इस NMP में शामिल नहीं किया गया है। NMP के अंतर्गत चिन्हित संपत्तियां और लेन देन कई स्थानों के माध्यम से कार्यान्वित होने का अनुमान है। इनमें सार्वजनिक निजी भागीदारी छूट जैसे प्रत्यक्ष अनुबंधित साधन और अवसंरचना निवेश न्यास, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इन्विट्स जैसे पूंजी बाजार साधन आदि शामिल हैं। यह जो नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन है, इसका कार्यान्वयन और निगरानी कौन करेगा? तो मंत्रिमंडलीय सचिव की अध्यक्षता में परिसंपत्ति मुद्रीकरण पर सचिवों का एक अधिकार प्राप्त कोर ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज ऑन एसेट मोनेटाइजेशन CGAM के द्वारा इसकी निगरानी की जाएगी। कुछ अन्य चीज़ों को इसके बारे में इसमें देखें तो इसमें होगा क्या? तो परिसंपत्ति मुद्रीकरण के माध्यम से वित्त पोषण की सीमा को स्पष्ट रूप से प्रकट करना, प्रस्तावित मुद्रीकरण और मध्यम अवधि में उत्पन्न पूंजी को चरणबद्ध करना, इसके जो इस फायदे होंगे या जो इसके बारे में बताया गया कैसे होगा कार्यप्रणाली, परिसंपत्ति या परियोजना प्रोफाइल और मुद्रीकरण के तरीके पर मार्गदर्शन प्रदान करना, परियोजना परिसंपत्तियों की संक्षिप्त परिचालन रूपरेखा, सड़कों की लेन किलोमीटर, सड़कों की लेन किलोमीटर में, सर्किट किलोमीटर आदि इसको प्रदान करना। यहाँ पे जो 4 सालों में ये जो फंड जुटाया जाएगा, टोटल नेशनल मोनेटाइजेशन जो पाइपलाइन में इसका बजट कितना है? 6 लाख करोड़। तो ये पैसा आएगा कहाँ से? तो इसमें इसको जो है कई सेक्टर में ब्रेक किया गया है। जैसे इसमें सबसे अधिक जो फंडिंग कहाँ से लाई जाएगी? रोड से, जैसे टोल टैक्स वगैरह हैं, तो इनको जो है निजी क्षेत्रों को दिया जाएगा एज ए किराए के रूप में। तो यहाँ से 1,60,200 करोड़, रेलवे से 1,42,496 करोड़ रुपए। एक प्रकार से ये निजीकरण की तरफ कदम बढ़ाया गया है। पावर ट्रांसमिशन से 45,200 करोड़ रुपए, पावर जनरेशन से 39,832 करोड़ रुपए, नेचुरल गैस पाइपलाइन से 24,462 करोड़ रुपए, प्रोडक्ट पाइपलाइन या अदर से 22,504 करोड़, इसी प्रकार से टेलीकॉम से 35,100 करोड़, वेयर हाउसिंग से 28,900 करोड़, माइनिंग से 28,747 करोड़, एविएशन से 20,782 करोड़ और पोर्ट से बंदरगाह जो है इसे 12,828 करोड़ और स्टेडियम से जो है 11,450 करोड़, अर्बन रियल इस्टेट से 15,000 करोड़ रुपए। तो यहाँ से इस प्रकार से टोटल 6 लाख करोड़ रुपए कलेक्ट किए जाएंगे या जनरेट किए जाएंगे। तो इसमें सबसे बड़ा जो शेयर है किसका है? वो रोड्स का है, दूसरे नंबर पे रेलवे है और तीसरे पे आपका पावर ट्रांसमिशन है और चौथे पे आपका पावर जनरेशन आ जाता है, फिर 5 पे टेलीकॉम आता है। तो ये क्रम भी याद रखिए, हो सकता है पूछा जा सकता है। तो सबसे अधिक पार्ट इसमें किसका है? रोड का है, फिर रेलवे का है, फिर पावर ट्रांसमिशन का है, फिर पावर जनरेशन का है और फिर आपका टेलीकॉम का है। आगे चलते हैं हम लोग। अगला है जाति आधारित जनगणना, कास्ट बेस्ड सेंसस की मांग लगातार की जा रही है। तो देखिए इसके बारे में बात करें। जाति आधारित जनगणना जातिगत पहचान के आधार पर लोगों या परिवारों की गणना है। इससे समाज में के विभिन्न वर्गों की वास्तविक स्थिति और समाज में उनकी हिस्सेदारी की पहचान करने में सहायता प्राप्त होती है। अब इसकी जो बैकग्राउंड है, पृष्ठभूमि है, उसको देखें तो प्रथम बार जाति आधारित जनगणना अंग्रेजों के द्वारा, याद रखिएगा, अंग्रेजों के द्वारा वर्ष 1981 की जनगणना में से आरंभ की गई थी। ठीक है, पहली जनगणना कब हुई थी? 1872 में, लॉर्ड मेयो के समय में। और ये जो है आपका लॉर्ड रिपन के समय में ये जनगणना 1881 में होती है। पहली बार जो है 1881 से जाति आधारित जनगणना की गई थी। फिर वर्ष 1931 की जनगणना जाति के आधार पर जनसंख्या के आंकड़ों के साथ भारत की अंतिम प्रकाशित जातिगत जनगणना है। मतलब कि ऐसा भी कह सकते हैं कि आज़ादी के बाद से अभी तक जो भी जनगणना हुई है, यदि जातिगत भी हुई है तो उसके आंकड़े प्रकाशित नहीं किए गए हैं।
जो पूरा अनुमान है कि किस समुदाय का कितना परसेंटेज है वो 1931 के जाति आधारित जनगणना के बेस पे है। वर्ष 1951 से जाति के आधार पर सामुदायिक विभेद को हतोत्साहित करने की नीति के भाग के रूप में इसे रोक दिया गया था। 1951 से मतलब आज़ादी के बाद जो पहली जनगणना होती है। जाति या जनजाति आधारित प्रश्न केवल अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति तक ही सीमित थे 1961 से आगे। ठीक है, तो देखिए अभी भी जो जनगणना होती है उसमें एससी और एसटी की काउंटिंग की जाती है, परंतु ओबीसी के आधार पर उनकी काउंटिंग नहीं होती है। वर्ष 2011 में भारत के रजिस्ट्रार जनरल आरजीआई तथा भारतीय जनगणना आयोग के पर्यवेक्षण में सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना एसईसीसी गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत जाति आधारित जनगणना के साथ आयोजित की गई थी। ठीक है, परंतु इसके आंकड़े प्रकाशित नहीं किए गए। जाति आधारित जनगणना की मांग क्यों हो रही है? तो देखिए, भारत की जनसंख्या में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी की वास्तविक जनसंख्या की संरचना की पहचान करना, बेहतर पुनर्वितरण के लिए राष्ट्रीय परिसंपत्तियों पर प्रत्येक समूह की हिस्सेदारी की पहचान करना, तीसरा लक्षित कल्याणकारी हस्तक्षेप या सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों आदि को आरक्षण नीति से जोड़ना। इससे संबंधित जो मुद्दे क्या हैं या चुनौतियां, तो राष्ट्रीय एकता और विभिन्न जातियों के मध्य सद्भाव पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। प्रक्रियात्मक मुद्दे हैं, जातियों का गलत वर्गीकरण इत्यादि जैसी चुनौतियां भी विद्यमान हैं। अगला है सिटी वाटर बैलेंस प्लान CWBP के माध्यम से शहरों को वाटर पॉजिटिव बनाने के लिए ई टूल किट लॉन्च की गई है। तो देखिए, सिटी वाटर बैलेंस प्लान शहरी प्रणालियों के भीतर और बाहर जल के प्रवाह को समझने का एक व्यापक तरीका है। इस प्रकार यह हमें जल संतुलन की स्थिति प्रदान करता है जो किसी पर्यावास हैबिटेट के पारिस्थितिक तंत्र में विद्यमान रहता है। तीव्र शहरीकरण, बुनियादी ढांचे की कमी और जलवायु परिवर्तन के कारण शहरों में जलाभाव मतलब जल की कमी की स्थिति हुई है। ज्ञातव्य है कि यह स्थिति सुदूरवर्ती क्षेत्रों से उच्च लागत पर जलापूर्ति के बावजूद है। ठीक है, यहाँ पर जलापूर्ति की जा रही लगातार। CWBP अर्थात सिटी वाटर बैलेंस प्लान शहरों को अनुकूल बनाने, मांग प्रबंधन के माध्यम से जल संकट का निवारण करने, पुनर्भरण के माध्यम से जल की उपलब्धता बढ़ाने, गैर राजस्व जल की मात्रा को कम करने मतलब इस पर एक प्रकार से टैक्सेशन लगाना, विवेकपूर्ण जल उपयोग हेतु नागरिकों को संवेदनशील बनाने और संस्थागत सहमत सुनिश्चित करने में मदद कर सकता है। ये जो आपका सिटी वाटर बैलेंस प्लान है, तो देखिए ECWBP सिटी वाटर बैलेंस प्लान टूलकिट जो है, ये टूलकिट $40 बिलियन की जल जीवन मिशन जो शहरी है, मतलब इसके दो पार्ट हैं, ग्रामीण और शहरी। तो जल जीवन मिशन शहरी पहल को लागू करने के लिए नगर पालिकाओं और क्षेत्र के अन्य हितधारकों के लिए निर्णय समर्थन प्रणाली के रूप में कार्य करती है। नगर पालिकाओं और क्षेत्र के अन्य हितधारकों के लिए निर्णय जो है समर्थन प्रणाली के रूप में कार्य करती है। इसके अतिरिक्त ई टूल किट जो है, ये आपका ई टूल किट जल सुरक्षित शहर बनाने हेतु प्रणाली में व्याप्त अंतराल की पहचान, गैप आइडेंटिफिकेशन में सहायता करती है और ज्ञान को वास्तविक रूप देने के लिए रणनीतियां प्रदान करती है। ये जो आपका जल जीवन मिशन शहरी है, अर्बन है, प्रत्येक शहर के लिए CWBP सिटी वाटर बैलेंस प्रोजेक्ट के विकास के माध्यम से जल की एक चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देता है। साथ ही यह उपचारित सीवेज के पुनर्चक्रण या पुनः उपयोग, जल निकायों के कायाकल्प और जल संरक्षण पर भी ध्यान केंद्रित करता है। इस पहल से 4000 से अधिक शहरों के वाटर पॉजिटिव होने की अपेक्षा की जा रही है। आगे देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक ने प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों पर NS विश्वनाथ समिति की रिपोर्ट जारी की है। किसकी रिपोर्ट? NS विश्वनाथ समिति की। तो याद रखिएगा, NS विश्वनाथ समिति की रिपोर्ट जो है, यह समिति जो है किससे संबंधित है? तो यह प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों के रेगुलेशन से संबंधित है। इस समिति का गठन बैंक कार्य विनियमन अधिनियम 1949 में सहकारी समितियों पर लागू होने वाले प्रावधानों में संशोधन का लाभ प्राप्त करते हुए मुद्दों का परीक्षण करने तथा सहकारी क्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिए रूपरेखा प्रदान करने हेतु किया गया था। इसके मुख्य अनुशंसाएं क्या हैं? इस NS विश्वनाथ समिति की
तो पहला है विनियामक ढांचे के बारे में। जमा राशि के आधार पर शहरी सहकारी बैंकों के लिए 4 स्तरीय संरचना का सुझाव दिया गया है। साथ ही उनके आकार के आधार पर उनके लिए विभिन्न पूंजी पर्याप्तता व विनियामकी मापदंड निर्धारित किए गए हैं। समिति ने सुझाव दिया है कि उनके लिए जोखिम भारित अस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात समिति ने सुझाव दिया कि उनके लिए जोखिम भारित अस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात अर्थात कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो CRAR जो शॉर्ट में कार कह सकते हैं, करार, ये 9% से 15% तक भिन्न भिन्न हो सकता है। वहीं टीयर 4 वाले ये जो आपका प्राथमिक शहरी सहकारी बैंक हैं, ये इसके लिए बेसल 3 द्वारा निर्धारित मानदंड ही लागू होंगे। टीयर 4 वाले जो शहर हैं, छोटे शहरी सहकारी बैंकों के लिए छत्र संगठन, यह उन्हें अपना विस्तार करने हेतु एक नेटवर्क बनाने में सक्षम करेगा। इसके अलावा पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचा सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क SAF, ये जो है ये पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचे, ये ढांचे को एक दोहरे संकेतक दृष्टिकोण, निवल गैर निष्पादित आस्ती अनुपात, नेट नॉन एंड परफॉर्मिंग एसेट रेशियो NNPA और CRAR का पालन करना चाहिए। CRAR मतलब आपका ऊपर कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो। देखिए ये जो SAF ये क्या होता है, पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचे सुपरविजरी एक्शन फ्रेमवर्क, ये इसका उद्देश्य किसी बैंक के वित्तीय दबाव के निवारण हेतु समयबद्ध उपाय खोजना होना चाहिए। ये जो आपके शहरी प्राथमिक बैंक हैं, प्राथमिक सहकारी बैंक हैं, इसके समाधान पर अनुशंसा के संबंध में भी मतलब अनुशंसाएं की गई हैं या सलाह दी गई है। इसके समाधान पर अनुशंसा RBI बैंकिंग विनियमन अधिनियम के तहत बैंकिंग कंपनियों के समान अर्बन जो आपके शहरी सहकारी बैंक हैं, प्राथमिक सहकारी बैंक, इनके लिए अनिवार्य समामेलन या पुनर्निर्माण की योजना निर्मित कर सकता है। शहरी सहकारी बैंकों को मुद्रा ब्याज अनुदान योजना, मुद्रा योजना, ब्याज अनुदान योजना आदि सरकारी योजनाओं के तहत योग्य बैंकों के रूप में शामिल किया जाना चाहिए। आगे चलते हैं, जो कुछ चीज़ें सुर्खियों में रहे उनके बारे में देखते हैं। पहला चकमा और हाजोंग। चकमा संगठनों ने अरुणाचल प्रदेश से चकमा और हाजोंग समुदायों के 60,000 लोगों के निर्वासित डिपोर्टेशन करने वाले प्रस्ताव की आलोचना की है। तो याद रखिएगा, ये चकमा और हाजोंग समुदाय कहाँ रहते हैं, वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश में। चकमा और हाजोंग समुदाय के बारे में बात करें तो चकमा और हाजोंग निर्जातीय समुदाय हैं। क्या हैं ये? निर्जातीय समुदाय हैं। यह चटगांव पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं, जिसका अधिकांश भाग बांग्लादेश में स्थित है। देखिए चकमा जो है, इसमें से चकमा और हाजोंग जो है, चकमा बुद्ध हैं और हाजोंग हिंदू हैं, ठीक है, इसमें से कोई मुस्लिम नहीं है। चकमा मुख्य रूप से बौद्ध हैं और हाजोंग हिंदू हैं। इन्हें वर्ष 1964-65 में तत्कालिक पूर्वी पाकिस्तान, जिसे अब पाकिस्तान बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, से पलायन करना पड़ा था 1964-65 में, मतलब जब बांग्लादेश नहीं बना था उसके पहले से ही, क्योंकि कर्णफुली नदी पर कप्ताई बांध के निर्माण कारण वे अपनी भूमि से वंचित हो गए थे। वो पूरा इलाका जलमग्न हो गया। उन्हें साथ ही इसके अलावा उन्हें धार्मिक उत्पीड़न का भी सामना करना पड़ रहा था, इसलिए अंततः उन्होंने भारत में शरण की मांग की थी। अगला है विरोध प्रदर्शन का अधिकार, राइट टू प्रोटेस्ट। हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया कि किसानों के विरोध प्रदर्शन के अधिकार को यातायात या लोक आवाजाही में बाधक नहीं बनना चाहिए। विरोध प्रदर्शन के अधिकार के बारे में बात करें तो अनुच्छेद 19(1)(a) और 19(1)(b) के तहत विरोध प्रदर्शन का अधिकार जो है एक मूल अधिकार है। इसके तहत यह व्यक्तियों को शस्त्र रहित, मतलब बिना शस्त्र के एकत्रित होने और शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के माध्यम से अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की अनुमति प्रदान करता है। यह सरकार को जवाबदेह बनाकर भारत के लोकतंत्र को सुदृढ़ता प्रदान करता है और सत्ता के दुरुपयोग के विरुद्ध जन चेतना उत्पन्न करता है। परंतु यह निरपेक्ष या असीमित अधिकार नहीं है, ठीक है। विरोध प्रदर्शन का अधिकार असीमित नहीं है। अनुच्छेद 19(2) और 19(3) के तहत यह युक्त निर्बंधों के अधीन है। अगला है रियल इस्टेट निवेश न्यास और अवसंरचना निवेश न्यास। रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट REITS और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट इनविट्स
ठीक है। तो देखिए, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने निफ्टी सूचकांक में REITs अर्थात रियल एस्टेट निवेश न्यास या रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और इसके अलावा इनविट्स मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को शामिल करने के लिए पात्रता संबंधी मानदंड में संशोधन किया है। REIT जो है रिट, ये निवेश का एक माध्यम है। यह निवेश योग्य और आय उत्पादक रियल एस्टेट पर संपत्तियों जैसे कार्यालयों, मॉल आदि तथा सामान्य वार्षिक राजस्व आय का उत्पादन करने वाली किसी भी परिसंपत्ति का स्वामी या प्रबंधन करता होता है। ये रीट REIT। इनविट INVIT एक निवेश न्यास है। ये क्या है? एक ट्रस्ट है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है। इसे कई निवेशकों से छोटी छोटी मात्रा में धन राशि एकत्रित करके दीर्घावधि के लिए नगद प्रवाह प्रदान करने वाली परिसंपत्तियों में निवेश करने के लिए डिजाइन किया गया है। छोटी छोटी धनराशि एकत्र करते हैं और फिर लॉन्ग टाइम के लिए ये जो है नगद प्रवाह प्रदान करने वाली जो परिसंपत्तियाँ हैं लॉन्ग टाइम में, उनमें जो है ये निवेश करते हैं। यह रिट REIT के समान है। ये जो इनविट है ये रिट के समान है, किंतु यह अवसंरचनात्मक परियोजनाओं जैसे सड़कों या राजमार्गों में निवेश करता है। रिट के समान तो परंतु अंतर क्या है कि जो इनविट है ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैं जैसे सड़क या राजमार्ग, यहाँ पे ही निवेश करता है। ज्ञातव्य है कि इनसे नियमित नकद प्रवाह सृजित होने में समय लगता है। इनविट जो एक प्रकार का निवेश न्यास है। अगला है भारत का प्रथम स्मॉग धूम कोहरा टावर के बारे में। तो नई दिल्ली के कनॉट प्लेस में प्रायोगिक स्मॉग धूम कोहरा टावर स्थापित किया गया है। यह अपने चारों ओर लगभग 1 किलोमीटर के दायरे में वायु को स्वच्छ करेगा। इस टावर के माध्यम से प्रायोगिक अध्ययन के तहत शहरी क्षेत्रों में कणकीय वायु प्रदूषण में कमी करने का आकलन शामिल है। टावर के शीर्ष से वायु को अवशोषित किया जाएगा, तत्पश्चात उसे फिल्टर करके टावर के निचले भाग में लगे पंखों के माध्यम से निर्मुक्त किया जाएगा। टावर में 5000 विद्युत स्थैतिक अर्थात इलेक्ट्रोस्टैटिक एयर फिल्टर लगे हैं जो अत्यधिक महीन या सूक्ष्म कणों माइक्रो पार्टिकल्स को फिल्टर कर सकता है। इनमें धूम कोहरे स्मॉग का निर्माण करने वाले सूक्ष्म कण, घरेलू धूल और पराग के कण शामिल होते हैं। आगे चलते हैं। अगला है थर्मोकोल या विस्तारित पॉलीस्टाइन के बारे में, या इसे शॉर्ट में EPS कह सकते हैं, थर्मोकोल और एक्सपेंडेड पॉलीस्टाइन। देखिए, हाल ही में RTI रुड़की, तो याद रखिए किस कॉलेज के शोधकर्ताओं ने IIT रुड़की के शोधकर्ताओं ने यह पाया कि जिस प्रबलित कंक्रीट सैंडविच पैनल के आंतरिक हिस्सों में थर्माकोल या विस्तारित पॉलीस्टाइन का उपयोग मिश्रित सामग्री के रूप में किया जाता है, वह 4 मंजिला भवनों तक भूकंप बलों का प्रतिरोध कर सकती है। ये जो आपका EPS है, एक्सटेंडेड पॉलीस्टाइन, यह एकल स्ट्राइन अर्थात एक तरल पेट्रोरसायन से निर्मित एक सुगंधित बहुलक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। इसके जैव निम्नीकरण में जैसे समाप्त होने में, क्षयित होने में सैकड़ों वर्ष लगते हैं। किफ़ायती और हल्का होने का इसका उपयोग सामान्यतः पैकेजिंग सामग्री, इंसुलेशन आदि के रूप में किया जाता है। आगे चलते हैं। सेना में महिलाओं की पदोन्नति के संबंध में भारतीय सेना ने घोषणा की है कि एक चयन बोर्ड ने अनिवार्य 26 वर्षों की मानद सेवा, तो याद रखिए कितने वर्षों की, तो अनिवार्य 26 वर्षों की मानद सेवा पूर्ण करने के उपरांत 5 महिला अधिकारियों को कर्नल के पद पर पदोन्नति को मंजूरी प्रदान की है। यह प्रथम अवसर है जब महिला अधिकारियों को सेना के तहत जो चिकित्सा, विधिक और शिक्षा है, इस स्कंद जो डिपार्टमेंट है, इसके अतिरिक्त अन्य सैन्य स्कंधों में पदोन्नति प्रदान की गई है। विगत वर्ष उच्चतम न्यायालय के निर्णय के पश्चात सेना द्वारा महिलाओं को स्थायी कमीशन देने के उपरांत से अब यह पदोन्नति स्वाभाविक करियर प्रगति का भाग बन गई है। अगला है सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व, तो श्री नारायण गुरु के बारे में। इनका जन्म 20 अगस्त 1856 को और मृत्यु 20 सितंबर 1928 को होती है। श्री नारायण गुरु ने ब्राह्मण वर्चस्व के विरुद्ध विद्रोह किया और सामाजिक समानता, सभी के लिए शिक्षा एवं आध्यात्मिक प्रबोधन का समर्थन किया। श्री नारायण गुरु ने, देखिए, मलयालम में उनकी एक प्रसिद्ध उक्ति थी, मानवता की एक जात, एक धर्म और एक ईश्वर। परंतु उनके एक शिष्य
अयप्पन ने इसे परिवर्तित कर दिया। ये जो कथन था इनका मानवता की एक जात, एक धर्म और एक ईश्वर, इसे परिवर्तित करके कहा कि मानव के लिए कोई धर्म नहीं, कोई जात नहीं और कोई ईश्वर नहीं है, ये कह दिया था। उन्होंने निचली जातियों के लिए नारायण गुरु ने त्रावणकोर के मंदिर प्रवेश के लिए वायकोम सत्याग्रह का 1924-25 में जो वायकोम सत्याग्रह होता है इसका समर्थन करते हैं। डॉक्टर पद्मनाभन पल्लपू ने उनके मार्गदर्शन था श्री नारायण गुरु के मार्गदर्शन में वर्ष 1930 में श्री नारायण धर्म परिचालन योगम की स्थापना की। श्री नारायण धर्म परिचालन योगम की स्थापना की। इस प्रकार हम लोग 24 अगस्त के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं उनको यहाँ पर हम लोग देख चुके हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।